हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी में जो आपकी साइंस आएगी 15 नंबर की आएगी साइंस, 25 नंबर का हरियाणा जीके, 15 नंबर का मैथ रहेगा, 10 की रीजनिंग आएगी, 10 की हिंदी आएगी, 10 की इंग्लिश आएगी। कंप्यूटर का इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है कि भाई कंप्यूटर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा ज़रूर, कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा आपका जनरल जीके, जीएस और करंट अफेयर का रेशो रहेगा, ऐसे कुछ आएगा। तो साइंस को हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज और मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराई है। आज हम 3rd चैप्टर करेंगे ध्वनि, जिसे साउंड बोला जाता है। इसमें 17 ही क्वेश्चन है। मैं आपको 2 वीडियो दूंगी आज साइंस की, एक इससे नेक्स्ट चैप्टर की और एक इसकी। चैप्टर वाइज ही कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंक्लूड हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसकी आवृत्ति को क्या कहा जाता है। हम जो हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है, हम ये कैपेबल नहीं है एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते कि हम ये सुन सके, तो इनको प्राश्रव्य जो ध्वनि होती है वो कहा जाता है। मानव कर्ण के सुनने की आवृत्ति और प्रास, जो हमारा कान है उसके सुनने की जो आवृत्ति है जिसे प्रास बोला जाता है, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। इस प्रास ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। हम केवल श्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं जी। इससे अधिक की आवृत्ति को, यदि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति और ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि, तीनों पॉइंट क्लियर करना। 20 से लेकर अगर 20,000 हर्ट्ज है तो इसको मानव सुन सकता है और श्रव्य ध्वनि में आता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि है तो उसे अवश्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे जो रेप्टाइल होते हैं ना, ठीक है, वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। उनको अगर आपके सामने सांप है और आपने हल्का सा पैर उठा लिया वहाँ से जहाँ पे आप खड़े हो, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा जो प्रे है, मेरा जो शिकार है वो यहीं है आसपास। और 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की, उसे कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, लेकिन तीनों ही आप ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लियर हो गए। फैदोमीटर गहराई को नापने के लिए काम आता है, और वो भी किसकी, समुद्र के अंदर की गहराई को। भूकंप को नापने के लिए क्या होता है, ये सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कह लीजिए। वर्षा को मापने के लिए आपका रेन गेज होता है या ओडोमीटर होता है, और या ओम्ब्रोमीटर या प्लूवियोमीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता को हम साउंड लेवल मीटर से मापते हैं। देखो, रेन के लिए आपका, वर्षा के लिए रेन गेज भी है, ओडोमीटर भी है, ओम्ब्रोमीटर भी है, प्लूवियोमीटर भी है, और ध्वनि की आवृत्ति को साउंड लेवल मीटर से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को है, भूकंप के कितने उस पे आया है, ये सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर से। और भूकंप को जो मापने का स्केल होता है वो रिएक्टर होता है। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। इसे कहते हैं अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स जो होती है वो ध्वनि की तरंगों का भी और ध्वनि का दोनों की ही स्टडी करती है। एरोस्टैटिक्स होती है आपकी गैस का जो भार होता है, गैसों की कितनी परसेंटेज है, गैसों की कितने भार है, उसको एरोस्टैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता गति करती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ प्रकाश ज़्यादा गति करेगा वहाँ ध्वनि कम करेगी, जहाँ ध्वनि ज़्यादा गति करेगी वहाँ प्रकाश कम करेगा। इनका दोनों का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। इन्वर्सली मतलब उल्टा होता है। निर्वात में ध्वनि, जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, सुनसान है। स्टील में, जल में और वायु में। ऑब्वियसली वायु में भी करती है, जल में भी करती है, लेकिन तीव्रतम सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड होती है साउंड की वो मेटल में होती है। और स्टील जो है एक धातु है, तो स्टील में करती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है स्टील में, कितनी, 5,960 मीटर सेकंड। जल में होती है 1531, होती तो है लेकिन लेस देन है बहुत। स्टील में 5,960 के पास आंकड़ा है, और वायु में होती है 346 मीटर सेकंड।
ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अब देखो यहाँ पे स्टील भी हो सकता था, लोहे में सर्वाधिक होती है। ध्वनि निर्वात में तो बिल्कुल संचरण नहीं कर सकती, वैक्यूम में। और 25 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में वेग होता है 5950। स्टील में कितना होता है? स्टील में होता है 5960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री वाणी और पुरुष की वाणी को पहचानने की जो ध्वनि की विशेषता है वो क्या होती? देखिए, जो फीमेल की वॉइस होती है और जो मेल की होती है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, हम तुरंत पहचान भी जाते हैं। ये किस लिए होता है? ये होता है आपकी आवृत्ति, आपकी पिच के कारण। ध्वनि का वह गुण जो ध्वनि को पतला या मोटा होने का ज्ञान कराता है उसे तारत्व कहते हैं। और स्त्री की वाणी का तारत्व जो है वो पुरुष की वाणी से अधिक होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा, या पिच, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, तारत्व जितनी पिच ज़्यादा होगी उतनी आवाज़ पतली होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है? आप ना थोड़ा कनेक्ट किया करो चीज़ों को। लाउड स्पीकर देखो, जब कोई बोलता है इंसान तो हमें वो लाउड स्पीकर में वो गूंजती है आवाज़। विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा, यांत्रिक या फिर प्रकाश ऊर्जा। लाउड स्पीकर को हम कनेक्ट ही तो करते हैं कहीं ना कहीं, ऐसे ही हम माइक को भी कनेक्ट करते हैं किसी सिस्टम में। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु क्या होता है? माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। तो आंसर आएगा विद्युत ऊर्जा। एक विद्युत घंटी किसी बेलजार में रखी जाती है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा जाता है। जब बेलजार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है, मतलब आवर्तित नहीं होता, निर्वातित हो जाएगा, कनेक्शन हट गया, और एक विद्युत घंटी है, एक बिजली की घंटी है, उसे बेलजार में रखा है और निर्वात पंप से जोड़ दिया है। अगर बेलजार ही पूर्ण रूप से निर्वातित हो गया तो क्या होगा? कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं दी जा सकती। पीजीटी इंग्लिश के पेपर में, मेवात कैडर का जो पेपर था 8 मार्च 2016 में ये आया है। ध्वनि चूंकि निर्वात में संचरण नहीं कर सकते, इसलिए पूर्ण रूप से निर्वातित बेलजार में ध्वनि नहीं सुनी जाती। सोनोग्राफी का दूसरा नाम क्या होता है? जब प्रेग्नेंट जो लेडी होती है या फिर किसी के पेट में प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड कराने को डॉक्टर बोलता है, तो ये एक सोनोग्राफी होती है। इसे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कहा जाता है। पीजीटी बायोलॉजी में 6 मार्च 2016 के ये पेपर में आया। निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मानवकरण के द्वारा श्रवण किया जाता है? अभी हम पढ़ के आए हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसे श्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि को प्राश्रव्य कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल एक ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई होती है कैंडला। पानी के बहाव की इकाई होती है क्यूमिक। प्रति सेकंड प्रकाश की इकाई होती है मीटर पर सेकंड में। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग धैर्य होती है। अगर बहुत ज़्यादा आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? आपकी छोटी होगी। ऐसे देख लो, v इज इक्वल टू वी लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू जो बड़ा v है अपॉन शॉर्ट v। इसको एक तरफ से वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब वेग बोलते हैं। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू 1 बाय लैम्डा माइनस वेग v। इसका अर्थ बताया है कि वेग और v का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। बहुत ज़्यादा आवृत्ति के कारण अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो तरंग दैर्घ्य छोटा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो तरंग दैर्घ्य बड़ा होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होते हैं। शोर और संगीत में किसका अंतर है? एक तो बहुत लाउडली शोर हो रहा है और एक लाउडली संगीत बज रहा है, तो इसमें अंतर जो होगा वो आपके स्वर का अंतर होगा कि धुन जो है वो कैसी है। फिर नेक्स्ट है आपका श्रोडिंगर तरंग समीकरण में तरंग प्रकार्य v क्या प्रदर्शित करता है? v ऑब्वियसली हमारी क्या प्रदर्शित करता है? उस तरंग की वेलोसिटी, उसका वेग। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति अत्यधिक होती है? गामा जो रेज होती हैं वो बहुत स्पीडली होती हैं और ज़्यादा आवृत्ति की होती है, 10⁻20 हर्ट्ज। एक्स रे जो किरण होती है हमारी वो 10⁻18, और पराबैंगनी किरणों की 10⁻16 होती है। अवरक्त जो किरणें होती हैं वो होती हैं 10⁻12 हर्ट्ज। तो गामा रेज सबसे जल्दी, क्या इनको रोका नहीं जा सकता गामा रेज को, अब कुछ भी लगा लिए ये क्रॉस कर जाती हैं। रेडार बंदूक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेडार जो है हमारी बंदूक वो करती है डॉपलर्स इफेक्ट पर।
डॉपलर जो इफेक्ट है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों से ही संबंधित है। साइंस 9th में मिल जाएगा आपको ये। यह प्रभाव स्रोत और श्रोता की गति को ध्यान में रखकर कार्य करता है। एक्सरे की खोज किसने की? तो रोंटगन ने की। ये ध्यान रखिएगा। ये भी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की और परमाणु नाभिक की, और बैक्वेरल ने रेडियोधर्मिता की थी। और मैडम क्यूरी ने किसकी की थी? रेडियो एक्टिव की थी। शोर की तीव्रता किसमें मापी जाएगी? मीटर, प्रदीप्ति, डेसिबल, हर्ट्ज। तो शोर की जो तीव्रता है वो ऑब्वियसली ध्वनि की है तो डेसिबल में, मीटर की लंबाई में और हर्ट्ज की आवृत्ति में। हर्ट्ज की मापी जाती है आपकी कंप्यूटर वाले जो मापी जाते हैं ना, तो उसको हर्ट्ज में मापा जाता है कंप्यूटर की स्पीड को। किस इकाई में ध्वनि का शोर मापा जाता है? ऑब्वियसली डेसिबल है इकाई ध्वनि की, एम्पियर की है विद्युत धारा और हर्ट्ज की है आवृत्ति। मनुष्य के कान कितने रव की आवृत्ति प्राप्त सुन सकते हैं? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। भैया ये और भी क्वेश्चन है, मेरे को लगा ये 17 ही क्वेश्चन है, आगे भी है। ध्वनि डैश माध्यम से संचालित नहीं हो सकती? ध्वनि कभी भी शून्य से संचालित नहीं हो सकती। आयनकारी विकिरण जो प्रकृति से विद्युत चुंबकीय है, ये क्या होता है? ये होते हैं आपके एक्सरे। फोटोन एक स्थिर अवस्था में द्रव्यमान रहित तथा अल्फा और बीटा इलेक्ट्रॉन रहित कण है, इसीलिए एक्सरे ही विद्युत चुंबकीय है। तो जो हमारा एक्सरे होता है वो एक क्या है? विद्युत चुंबकीय है, आयनकारी विकिरण है। ये हैं 22 क्वेश्चन ध्वनि के। फिर है हमारा प्रकाश, इसकी मैं अलग से वीडियो दूंगी ताकि एक चैप्टर वाइज हमें वीडियो तैयार हो जाए। और प्रकाश वाले में कितने क्वेश्चन हैं देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्रकाश से अच्छे खासे क्वेश्चन आते भी हैं आपके, तो प्रकाश वाले में अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी आज ही ये वीडियो भी प्रकाश वाली। इसमें क्वेश्चन है आपके 57, तो एक अच्छा डेटा भी हो जाएगा हमारे पास। तब तक आप ध्वनि वाली वीडियो देखिए, और ध्वनि से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन बनते होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो HSSC ने पूछे हैं। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी है बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।